जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिए आप अपने इस पसंदीदा चैनल को। उसके तत्पश्चात ये जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दें ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक। दोस्तों, हिस्ट्री के प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को कवर किया। तो वो 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट तो आपका प्राचीन भारत था, सेकेंड आपका था वैदिक सभ्यता, थर्ड आपका था जैन बौद्ध धर्म व महाजनपद, और फोर्थ हमने कवर किया था मगध साम्राज्य। तो इस पे जो है हमने 58 MCQ क्वेश्चंस किए थे। ओके, यदि आप नहीं देखें तो उसे देखें ताकि आप आमने सामने आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ओके, और आज के इस वीडियोज़ में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। थोड़ा विस्तृत टॉपिक है इसलिए बस 2 ही टॉपिक को करेंगे। तो एक मौर्य साम्राज्य है और दूसरा गुप्त साम्राज्य है। तो आज हम लोग इस 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 59 दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की थी। तो 59 का बी हो जाएगा। 60 दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो 60 का ए हो जाएगा, चाणक्य। 61 दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो धनंद को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो 61 का डी हो जाएगा, धनंद। 62 दिया गया है कि प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगस्थानीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थानीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 62 का ए हो जाएगा। 63 दिया गया है कि कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है वो अर्थशास्त्र है, जो कि बहुत ही फेमस है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो 63 का बी हो जाएगा। 64 दिया गया है कि इंडिका किसकी रचना थी? यह रिसेंटली पूछा गया है CSF के एग्जाम में, SSC के भी एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है। तो एक बार जरूर याद कर लें इन चीज़ों को। तो 64 दिया गया कि इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है वह मेगास्थानीज की रचना है। तो मेगास्थानीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 65 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट कथन है कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। तो यह कथन सत्य है। ओके, कि कौटिल्य का जो दूसरा नाम था वह विष्णुगुप्त था। सेकंड दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने सौर्य राष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली। ओके, और श्रवणबेला में प्राण त्याग दिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो भी यहाँ दिए गए हैं ऑप्शंस तो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें से कोई कथन असत्य नहीं है, डी हो जाएगा। 66 दिया गया कि यूनानियों ने किसे अमृतोचोटस कहा? तो अमृतोचोटस जो है वो बिंदुसार को कहा जाता है। तो 66 का सी हो जाएगा। ओके, 67 दिया गया है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक के बारे में जो ये कहानी है ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और यह 261 ईसा पूर्व में किया था। तो 67 का बी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। 68 दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। ओके, तो 68 का डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसपे। 69 दिया गया है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में जो है अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो 69 का डी हो जाएगा। 70 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक का नाम मिला है? तो मास्की शिलालेख जो है उसमें जो है अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिला है। तो 70 का बी हो जाएगा, मास्की। 71 दिया गया है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमेइक में प्राप्त होता है? तो सारे कुना जो है उसमें 2 भाषाओं में वो अभिलेख लिखा गया है। जो भाषाएं हैं वो हैं ग्रीक और अरामेइक। तो 71 का ए हो जाएगा, सारे गुना। 72 दिया गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। 72 का सी हो जाएगा। 73 दिया गया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं। मेगास्थनीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्के आएंगे, तो इन्हें आप जरूर से जरूर पढ़ लें। ओके, तो 73 का यहाँ जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। उन्होंने भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो 73 का डी हो जाएगा, 7 वर्गों में। 74 दिया गया है
किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? तो अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। तो 74 का बी हो जाएगा अशोक। 75 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो यह कथन सत्य है। तो अशोक ने धम्म प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, बिल्कुल सत्य कथन है। सेकंड कथन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिल्कुल सत्य कथन है। सी दिया गया है कि अशोक के धम्म की परिभाषा जो थी वह राहुलोवादसूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसमें से डी हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। 76 दिया गया कि मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? तो जो निःशुल्क श्रम जो करते थे तो उनको कहा जाता था विष्टि। तो 76 का सी हो जाएगा, जो फ्री में काम कर दिया करते थे तो उन्हें विष्टि बोला जाता था। 77 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो 77 का सी हो जाएगा। 78 दिया गया कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पातंजलि किसके समकालिक थे? तो वह पुष्यमित्र शुंग के समकालिक थे। तो 78 का बी हो जाएगा। 79 दिया गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 79 का ए हो जाएगा, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 80 दिया गया है कि भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो भूमिदान जो प्रारंभ हुआ था तो वह सतवाहन नामक जो राजवंश था उससे प्रारंभ हुआ था। तो 80 का सी हो जाएगा। 81 दिया गया है कि शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के सतवाहन राजवंश ने चलाए थे। तो 81 का भी सी हो जाएगा। भूमिदान का जो उल्लेख है वह भी सतवाहन शासकों के द्वारा किया गया था और शीशे के सिक्के भी सतवाहन शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 80 का सी हो जाएगा और 81 का बी हो जाएगा। 82 दिया गया कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? तो सोने के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे वो थे इंडो ग्रीक। तो 82 का ए हो जाएगा। 83 दिया गया है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस जो था वह गोंदोफोर्निस नामक शासक के शासनकाल में भारत आया था। 83 का सी हो जाएगा। ओके। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं। वहाँ पे हर चीज़ की वीडियोस के साथ पीडीएफ डाली जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैथ्स की, रीजनिंग के साथ पीडीएफ डाली गई थी, सिविक्स की, तो हर चीज़ की वीडियोस के साथ जो है आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। अब बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 84 से। 84 दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो 84 का सी। 85 दिया गया है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो महाराजाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। तो 85 का सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। 86 दिया गया कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता है। तो 86 का ए हो जाएगा। 87 दिया गया है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 87 का बी हो जाएगा। 88 दिया गया है कि श्रीलंका को राजा मेघवर्मन के किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो वो थे समुद्रगुप्त। 88 का ए हो जाएगा। ओके। 89 दिया गया कि चीनी यात्री फाहियांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ये बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ओके, तो आप जान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियांग जो है वह भारत आया था। तो 89 का सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 90 दिया गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों को जब पराजित किए थे तो उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो 90 का डी हो जाएगा। 91 दिया गया है कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो 91 का डी हो जाएगा। 92 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार। फर्स्ट की महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, बिल्कुल सही है।
सी दिया गया कि भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो 92 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 93 दिया गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था, तो 93 का ए हो गया। 94 दिया गया है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो मंदिर निर्माण की कला का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ था, 94 का बी हो जाएगा। 95 दिया गया कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है। तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है। ओके, तो 95 ये कह रहा। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, 95 का ए हो जाएगा। 96 दिया गया है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। 97 दिया गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। 98 दिया गया है कि चीनी यात्री हेशांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री हेशांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, 98 का सी हो जाएगा। 99 दिया गया है कि प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी। तो प्रयागप्रस्ती की रचना हरिसेन ने की थी, तो 99 का बी हो जाएगा। 100 दिया गया है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो 100 का सी हो जाएगा। 101 दिया गया है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता। तो त्रिपक्षीय युद्ध जो था उसमें प्रतिहार ने विजय हासिल की थी, तो 101 का बी हो जाएगा। 102 दिया गया कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, 102 का ए हो जाएगा। 103 दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। तो स्थानीय स्वशासन जो थी वह चोलों के शासन की प्रधानता थी, ओके, उसकी विशेषता थी, तो 103 का सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियोस में हमने आपको 2 टॉपिक पे कराया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बाकी टॉपिक्स को लेके, जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे। कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दें, उसके तत्पश्चात चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।